हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो क्लास 10 की है। जो चैप्टर आपका वो है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप और यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें सबसे मेन जो टॉपिक है, एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं, पहला तो आपको टॉपिक के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति क्या थी उसके बारे में। फिर आता है नेपोलियन का रूल्स की होते या नेपोलियन के शासन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए, तो वो क्वेश्चन आता है। फिर एकीकरण के बारे में क्वेश्चन आता है, जर्मनी और इटली का एकीकरण, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। पहले इसकी डेफिनेशन से कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की डेफिनेशन होती क्या है। तो पहला जो डेफिनेशन है वो है राष्ट्रवाद की अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना। सबसे मैंने कि यदि आपके अंदर देश के प्रति भावना है, अच्छी भावना है, देश के प्रति सम्मान कर रहे हो, उनके संप्रभुता का सम्मान कर रहे हो, तो वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में नेशनलिज्म है। तो फीलिंग ऑफ लव द नेशन, जो भी आपकी फीलिंग है, लव है किसके लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए जो आपकी भावना है, प्रेम भावना है, जो है वो आपके क्या है, नेशन है, नेशनलिज्म है। नेक्स्ट है किसी भी राष्ट्र के निर्माण, यदि आप राष्ट्र की निर्माण करना चाहते हो तो उसकी सामूहिक भावना, ग्रुप आइडेंटिटी होना बहुत आवश्यक है। ग्रुप आइडेंटिटी मतलब कि संस्कृति आदि का सम्मान होना चाहिए। एक तो सामूहिक पहचान और संस्कृति जो कल्चर जो है उसका एक तरीके रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी एक तरीके राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है। किसी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक सामूहिक पहचान और संस्कृति कल्चर का अधिकार क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही आपके यूरोपीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। आंसर मैंने आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारा आंसर है। यूरोप में अलग अलग समाज था। सबसे मैंने कि यूरोप में जो था, जो समाज सोसाइटी थी वो अलग अलग थी और वो सोसाइटी 2 भागों में विभाजित थी, मतलब डिवाइड की गई थी 2 भागों में। पहला क्या था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में क्या थे, कुलीन वर्ग शामिल था और निम्न वर्ग में कृषक वर्ग शामिल था। कृषक होता है जो खेती करता है, वो कृषक शामिल थे इसमें। और नेक्स्ट जो है जो कुलीन वर्ग थे उनमें क्या थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी और एक तरीके से जो निम्न वर्ग था उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कम जनसंख्या थी इसकी और इसकी अधिक जनसंख्या थी। बहुत ही शॉर्ट तरीके से ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो यूरोप का समाज था वो 2 भागों में, कौन कौन से 2 भागों में विभाजित था तो या डिवाइड था, तो वो आपको एग्जाम में आने के पूछने के लिए आ सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें उच्च वर्ग, मतलब कि एक तरीके उच्च वर्ग था और ये निम्न वर्ग था। इसमें क्या था, ढेर सारे खेतों के मालिक थे। जो ये उच्च वर्ग के जो लोग थे वो मतलब खेतों के मालिक थे और ये क्या थे, भूमिहीन थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी। नेक्स्ट इनके बहुत सारे इनके पास अधिकार प्राप्त थे, उनके पास कम अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद एक तीसरा वर्ग भी था जिसको बोलता है मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग क्या था, जिसमें एक तरीके एजुकेटेड पर्सन थे, पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने एक तरीके समान कानून की मांग की थी कि समान कानून होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, तो उसकी मांग इन्होंने की थी। तो इसमें जो मध्यम वर्ग था इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो इसमें डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गए, मतलब टीचर्स हो गए और डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, सारे इसमें तरीके से शामिल थे। और या उद्योगपति, पूंजीपति जो होते हैं, कैपिटलिज्म जो है वो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत फ्रांस में हुई थी सबसे पहले और इसमें फ्रांसीसी क्रांति की एक तरीके से सरकार थी, उन्होंने क्या करा, सामंत व्यवस्था का जो पतन हुआ उसके बारे में चर्चा विमर्श की और उसमें क्या था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, मतलब सबसे पहले जो अभिव्यक्ति की गई राष्ट्रवाद की वो फ्रांस में ही की गई। तो आपको 1 मार्क्स में इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर एक प्रभु सत्ता लोगों के हाथ में सौंप दी गई, मतलब जो भी पावर थी वो लोगों के हाथ में सौंप दी गई। राजतंत्र होता है जो राजाओं के द्वारा जो चलाया गया शासन होता है वो राजतंत्र होता है, तो उसको समाप्त करके एक तरीके से लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था दे दी गई, मतलब पावर दे दी गई। और ये जो कार्य था वो एक नेपोलियन के द्वारा ही किया गया। आगे जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के जो उदय हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े, वो देखने के लिए इसमें क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे मेन है कि 2 जो पॉइंट जो मैंने लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत क्या थी तो वो किस तरीके से हुई। सबसे पहले कि 1779 में फ्रांसीसी क्रांति की जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यहाँ पर मिलती है फ्रांस में, और इनमें से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को दी गई। ये एक तरीके से 2-3 पॉइंट है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है उसकी बात करते हैं नेपोलियन की, कि नेपोलियन ने क्या क्या प्रभावित किया और नेपोलियन क्या मतलब किस प्रकार का शासक था, तो सबसे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले नेपोलियन एक महान सम्राट था और एक महान सम्राट होने के नाते क्या करा, उसने जो भी कार्य किया, अभिव्यक्ति की, उसके जरिए यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसने यूरोप के इतिहास को अपने कार्यों के जरिए प्रभावित किया।
योग्यता के बल पर वो क्या हुआ, 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। तो दूसरा पॉइंट आपको है कि वो क्या बना, सेनापति बना 24 वर्ष की आयु में अपनी योग्यता के अनुसार। योग्यता में उसके अंदर कितना ज्ञान था, किस प्रकार से उसने अपना स्ट्रेटेजी यूज की, उसके जरिए वो एक तरीके से क्या हुआ, शासक और सेनापति बन गया। युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, सबसे मैंने की वहां पर क्या करा उन्होंने, युद्ध जो भी युद्ध हुए उसमें फ्रांसीसी को एक तरह फ्रांसीसी सेना को क्या करा, जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता के हासिल की। अपार मतलब बहुत सारी लोकप्रियता एक तरीके से हासिल कर ली उसने, और उसके बाद एक फ्रांस का शासक बन गया था। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2-3। और फिर फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया और प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने राजतंत्र की स्थापना की। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक तरीके से राजतंत्र को हटा के एक तरीके से लोगों को पावर दे दी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने गलती से बता दिया इसको। सबसे मेन इसमें क्या था कि उन्होंने शासन चलाना शुरू किया और प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने राजतंत्र की स्थापना की। तो ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद नेपोलियन संहिता 1804, नेपोलियन संहिता आती है क्वेश्चन में, या नागरिक संहिता आती है, वो 1804 क्या था के अंतर्गत क्या हो, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कैसे करना है, और सबका अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और नेपोलियन के समय में ही व्यापार और संचार में एक तरीके से विकास हुआ। नेपोलियन का शासन आया तो उसमें व्यापार में प्रगति होने लगी और संचार की सुविधा एक तरीके से विकसित होने लगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति विचार को, मतलब राष्ट्रवादी नेशनलिज्म जो थॉट्स है उसको अपनाने के लिए, बांटने के लिए उन्होंने क्या कहा, कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वहां पर एक तरीके से अपना शासन चलाना शुरू किया। और फिर वहां पर एक तरीके से कानून के समक्ष इस तरीके के नए नए कानून बनाए ताकि उनसे टैक्स वसूला जाए और उनको अपनी बात कहने को मजबूर किया जाए। तो ये इस तरीके से ये नेपोलियन का शासन था और किस तरह प्रभावित किया, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। अब बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण क्या था। अब बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, जर्मनी का इंटीग्रेशन और इटली का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले 1848 में यूरोप की सरकार ने क्या करा, बहुत कोशिश की जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां के जो राजशाही है उन्होंने ये मुद्दा दबा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की है जो उदारवादी जो राष्ट्र थे, पहल राजशाही ने दबा दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रशा ने ये भार अपने ऊपर ले लिया। प्रशा वहां के एक समुदाय था, उन्होंने अपने ऊपर भार लिए हुए कहा कि एकीकरण करके ही रहेंगे जर्मनी का। परंतु क्या हुआ उसके बाद, उस समय प्रशा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आता है कि मुख्यमंत्री वहां के मुख्यमंत्री कौन थे जर्मनी के, तो ओटोमन बिस्मार्क था। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने क्या करा, एक राष्ट्रवादी एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद क्या हुआ, 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई। 3 युद्ध हुए थे जिसमें प्रशा की जीत हुई। और प्रशा की जीत होने के बाद क्या हुआ, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बन गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सम्राट कब बना, तो यहाँ है 1871 डेट है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए जो समारोह जो था उसमें राजा विलियम प्रथम जर्मनी का एक सम्राट बन गए। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण क्या था। इटली अनेक वंशानुगत और राज्य बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य से बिखरा हुआ था, मतलब बहुत सारे साम्राज्य थे इसमें जिससे बिखरा हुआ था। नेक्स्ट केवल एक ही सरडिया पीडमांड में एक इतावली घराने का शासन था, बस एक राजा का शासन घराने का शासन था, वो था यहाँ पर पीडमांड में एक ही इतावली राजघराने का शासन था। और इटली में एकीकरण में जियोस्पे और मैसिनी काबू और ये सारे महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके जरिए इटली का एकीकरण हुआ। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक थे ये शॉर्ट तरीके से समझाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे। इसको लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।